प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी भाग 10। अमजद ने अपने महल में जाकर सारा हाल अपने भाई असद से कहा। उसे भी ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन असद राज्यसभा से महल को जा रहा था कि एक बुढ़िया को मार डाला और अपनी माँ के महल में जाकर उसे बदौरा के पत्र की बात बताई। वह ये सुनकर बहुत बिगड़ी और बोली, बदौरा ने तो बकवास की ही है, तेरा भी दिमाग फिर गया है। बेचारी बुढ़िया को बेकसूर ही मार डाला। अब तू मेरे सामने मत आना। वास्तव में इन स्त्रियों ही ने एक दूसरे के नाम से पत्र लिखकर अपने बारे में निराधार आरोप लगाए ताकि विमाताओं की ओर से पुत्रों का मन फिर जाए। किंतु जब ऐसा ना हुआ तो दोनों को भय हुआ कि बेटों ने अगर बादशाह कमरुज़्ज़मा के शिकार से लौटने पर यह बात कह दी तो खुद उन दोनों यानी बदौरा और अवनी की राजकुमारी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब दोनों ने मिलकर सलाह की कि इन नालायक बेटों को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि खुद उनके प्राण बचें। कमरुज़्ज़मा के शिकार से लौटने पर दोनों एक साथ ही बड़ी रोनी सूरत बनाकर भेंट की। उसके पूछने पर दोनों ने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों ने हम दोनों पर निराधार आरोप लगाए हैं, जिससे लज्जावश हमारा डूब मरने को जी करता है। कमरुज़्ज़मा भी क्रोध में अंधा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नालायकों को जो अपनी माओ ही को लज्जित करें, जीने का कोई अधिकार नहीं। उसने अपने एक विश्वस्त सरदार जिंदर से कहा कि तुम इन दोनों को रात ही रात किसी जंगल में जाकर मार डालो और कल सुबह मुझे कोई चिन्ह दिखाओ जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये दोनों मार डाले गए। जिंदर शाम को कोई बहाना बनाकर दोनों को जंगल में ले गया और वहां उन्हें बताया कि बादशाह का आदेश है कि आप दोनों का मैं वध करूं। दोनों ने कहा कि अगर उनकी ये इच्छा है तो तुम जरूर हमें मारो, लेकिन दोनों ही कहने लगे कि मुझे पहले मारो। जिंदर ने यह समस्या इस तरह हल की कि दोनों को एक चादर में बांध दिया ताकि एक ही वार में दोनों खत्म हो जाए। फिर उसने तलवार निकाली। तलवार की चमक देखकर जिंदर का घोड़ा बिदक कर भागा। जिंदर ने सोचा कि ये तो बंधे ही हैं, कहाँ जाएंगे, पहले अपना घोड़ा पकड़ लाऊं। वे घोड़े के पीछे दौड़ा। इसी भाग दौड़ और चीख पुकार में एक झाड़ी में सोता हुआ एक शेर जाग कर बाहर निकल आया और जिंदर के पीछे पड़ गया। उधर जब जिंदर को लौटने में देर हुई तो उन दोनों ने कहा कि न जाने उस पर क्या मुसीबत पड़ी, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे कब तक बंधे रहेंगे? यह सोचकर दोनों ने जोर लगाकर चादर खोली और अमजद ने जिंदर की तलवार उठाई और दोनों उधर दौड़े जिधर जिंदर और उसका घोड़ा गया था। कुछ दूर जाकर देखा कि एक शेर जिंदर पर सवार है और मारना ही चाहता है। अमजद ने शेर को ललकारा और वे अमजद पर झपटा। अमजद ने एक ही बार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। उधर असद दौड़ कर गया और जिंदर का घोड़ा ले आया। जिंदर को उठाकर और उसके कपड़ों की धूल झाड़कर दोनों शहजादों ने उससे कहा कि अब तुम पिताजी के आदेश का पालन करो। जिंदर ने दोनों की ओर देखा, शेर की लाश को देखा और दोनों के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मेरे मालिकों, आपने मेरे प्राण बचाए और मैं आपके प्राण लूं? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। किंतु आप लोग एक दया करें कि अपना एक ऊपरी वस्त्र दें जिसे इस शेर के लहू में डुबोकर मैं बादशाह को आपके मरने का प्रमाण दूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादशाह मुझे और सारे कुटुंबियों को मार डालेगा। आप लोग यहाँ से किसी अन्य देश को चले जाएं। उन दोनों ने ऐसा ही किया जैसा जिंदर ने कहा था। जिंदर उनके खून से सने कपड़े लेकर कमरुज़्ज़मा के पास गया। इन वस्त्रों को देखकर बादशाह को कोप की जगह पश्चाताप का बोध होने लगा कि इतने सुंदर और बुद्धिमान शहजादों को मैंने खुद ही मरवा दिया। उनके वस्त्रों की जेबों में वे पत्र भी मिले जो उन्हें भिजवाए गए थे। कमरुज़्ज़मा अपनी दोनों पत्नियों की हस्तलिपि पहचानता था और समझ गया कि दोनों स्त्रियों ने शहजादों को छला है। उसे अब और भी दुख हुआ।
के निर्दोष राजकुमारों को मरवा डाला। वह रंज के मारे पछाड़े खाने लगा और कहने लगा कि मुझ जैसा अत्याचारी पिता भी इस संसार में कहाँ होगा, क्योंकि मैंने अपनी दुष्ट पत्नियों के बहकावे में आकर अपने बेटों को मरवा दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि इन स्त्रियों का मुंह कभी ना देखूंगा। उसने अपने दोनों रानियों को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डलवा दिया। इस पर भी उसके चित्त को शांति ना थी और वह रात दिन अपने बेटों के वियोग में रोया करता। इधर वे दोनों भाई जंगल में भटकते रहे, फल फूल खाकर जीवन यापन करते रहे। रात को आधे समय एक भाई सोता और दूसरा पहरा देता ताकि कोई वन्य प्राणी हमला न कर दे। शेष रात को दूसरा भाई पहरा देता और पहला सोता। 1 महीने तक इसी तरह चलते चलते वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। फिर वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। असद अत्यधिक थक गया और वहीं गिर गया। अमजद साहस करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर फलों से लदा हुआ एक अनार का पेड़ था और एक मीठे पानी का स्रोत था। वे असद को सहारा देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां दोनों ने पानी पिया, अनार खाए और 3 दिन वहां आराम किया। फिर वे पहाड़ की चोटी पर बने समतल मार्ग पर चलने लगे और इसी प्रकार चलते रहे। फिर रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया। वे उस पर से उतरने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें दूर पर एक नगर बसा हुआ दिखाई दिया। अमजद ने कहा कि हम दोनों ही चलें। असद बोला, ये ठीक नहीं है, संभव है वहां कोई खतरा हो। जाना पहले एक ही को जाना चाहिए। कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और हम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। ये कहकर वह नगरी की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा मिला। उसने पूछा, बाबा, यहाँ का बाजार कहाँ है? मुझे अपने और अपने भाई के लिए भोजन खरीदना है। बूढ़े ने पूछा कि क्या तुम परदेसी हो? उसने कहा कि हाँ। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बेटा, तुम बाजार की चिंता छोड़ दो, मेरे घर चलो। वहाँ प्रचुर खाद्य सामग्री है। तुम खुद भी पेट भर कर खाना और अपने भाई के लिए भी जितना चाहे ले जाना। यह कहकर वे छली बूढ़ा उसे अपने विशाल मकान में ले गया। असद ने देखा कि 40 बूढ़े अग्नि के चारों ओर बैठे उपासना कर रहे हैं। असद घबराया कि यह अग्नि पूजक धोखे से मुझे यहाँ ले आया है और मेरा ना जाने क्या करेगा। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। ये जानने के लिए कि आखिर क्या होगा अब असद के साथ, सुनते रहिए इस कहानी को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।